गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद एचआर के। आज हम लोग फिजिक्स में लाइट वाला जो चैप्टर है, जो जिसमें से आज तक रिले में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश की प्रकृति। पहला इसमें नेचर ऑफ लाइट। जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके उसको क्या कहते हैं? तो सी कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे कहते हैं पारभासी। जैसे कांच है, जल है, वायु है। अपारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं के आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी, जैसे पेपर है, धातुएं, लकड़ी हैं। टिंडल प्रभाव से आप प्रकाश से संबंधित है, तो बी है प्रकीर्णन से। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो चौथा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पांचवा देखिए, पांचवा भी सेम वही है। छठा देखिए, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो बी होती है निर्वात में। प्रकाश में संचरित होता है, तो डी एक वक्र रेखा में। 8 सी सीधी रेखा में। सातवें का जो आपका ऑप्शन है डी सीधी रेखा। आठवां, जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती हैं तो छाया बनती है, बी अपारदर्शी। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर बी है प्लांक के द्वारा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती एकमात्र घटना कौन सी है? तो डी है ध्रुवीकरण। 11 नंबर, ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। 12, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका जो ऑप्शन डी है अपवर्तनांक और हवा में प्रकाश की चाल बटे प्रकाश में पदार्थ की चाल। 13, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं को कहते हैं? तो डी चमकदार वस्तुएं। 14, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। 15 नंबर, किस साल में ओले रोमेर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो बी है 1676 में। सूर्य की रोशनी हमें हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखिए काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो ये कपड़ा लाल रंग की तरंग आयम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एक काला। 2 विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 है, क्रमशः 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं। उनके तरंग दैर्ध्यों के बीच का संबंध λ1 और λ2 होगा। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा λ1 बराबर 2 λ2, क्योंकि E होता है H और न्यू, तो E1/E2 1/2, तो λ1/λ2 λ1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 λ2 के। 19 नंबर, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डी सोडियम का। प्रकाश सबसे अधिक गति किस में यात्रा करता है? ये निर्वात में। प्रकाश की गति ये तो हो चुका। 23 नंबर देखिए, किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। तो प्रकाश घनत्व। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, इसकी गति कम हो जाती है, सी नंबर। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.56 में प्रकाश की गति है, तो बी हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक बढ़ाता निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल, तो 3 × 10⁸ को डिवाइड कर देंगे 1.5 से, तो आंसर आ जाएगा। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो बी प्रच्छाया। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? बी प्रकाशिक घनत्व से। अब प्रकाश में दूसरा चैप्टर है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये सही है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये भी सही है। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी सही है। ये जो डी वाला है कि उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, तो ये गलत है। 29 नंबर, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखाई देता है? तो डी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तरंग दैर्घ्य का जो बढ़ता क्रम है बैगनी विबग्योर में के अकॉर्डिंग है, अर्थात लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाली प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं? तो बी टिंडल प्रभाव। सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बी वायुमंडल। इनमें से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का एक उदाहरण है? तो ए आकाश का नीला रंग। 33 भी रिपीटेड है, 34 वही है। अब आइए प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो परावर्तन की घटना घटित होती है। तो सी होगा नियमित परावर्तन। 36 एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है? तो डी आभासी और पार्श्व उल्टी। एक समतल बनाई गई छवि हमेशा होती है आभासी और सीधी। बी नंबर। 38 एक समतल दर्पण बनाई गई छवि की विशेषताएं? ए समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। तो सी होगा समतल दर्पण। 39 हो गया। 40 देख लीजिए। अवतल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के इसकी फोकल लंबाई किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा? तो फोकल लंबाई जो होता है F/-R/2 होता है। तो ये माइनस का ये 30/2 -15 हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20-30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो दर्पण का जो फार्मूला होता है फोकस दूरी का 1/F बराबर 1/U + 1/V। आप इसी में रख दीजिए सारी चीज़ें, भी निकल के आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ए वाहनों में रिव्यू मिरर के लिए होता है। वाहनों में रियर व्यू मिरर में किया जाता है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में इसका योग चिकित्सक कान, नाक, गले आदि के आंतरिक भागों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग समांतर टायर, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक ऊंची इमारत का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बी उत्तल दर्पण का। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? तो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को कहते हैं फोकस बिंदु। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है? तो सी पोल। एक दर्पण की वक्रता की फोकल लंबाई त्रिज्या के बीच संबंध है? सी F/2R, R = 2F, F/R/2। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो 48, इसकी वक्रता त्रिज्या की दोगुनी। 48 का ऑप्शन होगा सी। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो इसी फार्मूले से 1/F बराबर 1/V + 1/U से जब आप V निकाल लेंगे 10/3 तो आवर्धन M बराबर होता है V/U। तो यह आ जाएगा 0.33 को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो बी अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण की जो बनावट अंदर की ओर उभरी हुई होती है इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते, क्योंकि अपने पर आपतित होने वाली प्रकाश की सभी समांतर किरणों का अभिसरण करता है। इसका प्रयोग सैटेलाइट डिश, वाहनों की हेडलाइट, खगोलीय दूरबीनों आदि क्षेत्रों में किया जाता है। दर्पण समीकरण के समीकरण में से कौन सा कथन सही है? तो बी बराबर 1/F बराबर 1/U + 1/V। सभी दूरियां अर्थात V, U और F को दर्पण के ध्रुव से माप, यह कथन सही है। एक वक्री दर्पण जिसे परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री है तो उसे क्या कहा जाता है? ए अवतल दर्पण। 53 सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा होता है? तो ये अवतल दर्पण। गोलाकार दर्पण प्रतिनिधि सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल। यदि आप एक दर्पण में देखते पाते हैं कि छवि आपसे उल्टा है तो दर्पण का प्रकार क्या है? तो डी है उत्तल दर्पण है। गोली दर्पण की अवधारणा क्या है? तो डी प्रकाश का परावर्तन। देखिए कौन सा कथन सत्य है? तो डी वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई F के दोगुने के बराबर होते R = 2F। दर्पण का सूत्र क्या है? तो सी 1/U + 1/V = 1/F। भी क्या दर्शाता है? तो ए प्रतिबिंब की दूरी। गोली दर्पण की परावर्तक सतह केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? बी तो ध्रुव।
गोली, ये तो वही हो गया। वाहनों में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 62 का है आपका ये उत्तल दर्पण है। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है कि फोकस दूरी कितनी होगी? तो a r/2। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो बी, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 65 नंबर हो गया। छात्र देखिए, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्न में कौन सा कथन गलत है? ए, प्रतिबिंब वास्तविक है, ये गलत है। और बाकी प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित, ये तीनों सही होगा। लिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो डी, रियर व्यू मिरर में। 69 भी वही है, रियर व्यू में। 70 देखिए, किसी गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है सी ध्रुव। एक विमान दर्पण के लिए छवि है ए, आभासी और पार्श्वतः उल्टा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 है तो यह है सी, उत्तल दर्पण। प्रकाश मिति में किसी दर्पण की फोकस लंबाई का मान यदि धनात्मक है तो उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करेगा, परंतु यदि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है तो वह अवतल दर्पण को प्रदर्शित करेगा। इस वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है ए, अत्यधिक आवर्तित। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। तो 74 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर। प्रतिबिंब उसका वास्तविक और उल्टा बनेगा। एक वस्तु के एक उत्तर दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा निर्मित होने वाली छवि होगी सी, आभासी और छोटी। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो बी, आभासी। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई होती है सी, धनात्मक। जब किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है ए, फोकस पर। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाए तो छवि का निर्माण होगा। तो 79 का जो ऑप्शन है डी नंबर, एफ और सी के बीच में। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है डी, आभासी और बड़ा। तो 81 नंबर देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीटेड 80 वाला ही। तो 82, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो ये अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो डी, अवतल दर्पण। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है कहलाता है ए, अवतल दर्पण। तो 84 हो गया। 85 देखिए, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखेगी, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? डी, वक्रता केंद्र पर। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता? तो सी, पक्षदर्शी दर्पण में, उसमें उत्तल दर्पण होता है। 87 नंबर एक न्यूमेरिकल है और ये दर्पण फार्मूले से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से लगेगा और उस मोमबत्ती का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। यदि किसी अवतल दर्पण आपतन का कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा? तो 30 डिग्री ही होगा। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी या जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाएगा। तो 89 का है डी, 12.5 सेंटीमीटर। 90 को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो बी, उत्तल दर्पण को। 91, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर तो इसकी फोकस लंबाई होगी तो सी, 3.1, क्योंकि एफ बराबर r/2 होता है। जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है अवतल दर्पण आकृति कहाँ बनेगी? डी, सी के बाद। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है तो डी, अत्यधिक आवर्धित। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र रखे जाए उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? 94 का देखिए, 94 का जो आपका ऑप्शन है सी नंबर,
वक्रता केंद्र पर। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर रखा गया छवि का निर्माण कहाँ होगा? तो सी, वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। तो ये देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति यदि अनंत पे रहेगी तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस बिंदु पर बनेगी। अब प्रकृति क्या रहेगा? वास्तविक, उल्टा एवं बिंदु के आकार का होगा बस। बी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि कहीं रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा थोड़ा होगा। वक्रता केंद्र पर यदि होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक, उल्टा वस्तु के समान बनेगा। डी, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में होगा तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक, उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। फोकस बिंदु पर होगा तो अनंत पर प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी और वास्तविक, उल्टा वस्तु से बड़ा बनेगा। सत्तानवे नंबर देखिए, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा तो बी, वास्तविक और समान आकार का। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो डी, फोकस। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी तो 20/2 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है तो सी, रियर व्यू दर्पण के रूप में। अवतल दर्पण जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो बी, फोकस केंद्र, एफ पर वास्तविक, उल्टी, अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। आवर्धन, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो 102 का जो ऑप्शन होगा डी, रेखीय आवर्धन। आवर्धक शीशा होता है उत्तल लेंस। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर परे रखे, वह प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो ए, आवर्धन का जो फार्मूला उससे हम लोग करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी -2.4 सेंटीमीटर। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है तो डी, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए 106, ये अनंत पे होना चाहिए। 107, प्रकाश का अपवर्तन अब आ गया। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन को। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो डी, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण, ये तीनों प्रकाश के अपवर्तन पे काम करते हैं। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? तो 109 का है ए। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है, इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? तो बी, अपवर्तन का। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं? तो डी, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। बाकी जो 3 ऑप्शन है शुरू के वो सही हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? तो डी, 1.0003। हीरे का होता है 2.417, पानी का 1.333। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो बी, रिफ्रैक्टिव। जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? तो ऑप्शन ए होगा 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
115 निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है 1 से अधिक। तारे रात को आसमान में क्यों टिमटिमाते हैं? बी नक्षत्र प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 18 रात के समय तारों का टिमटिमाना के कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। 119 जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती तो यह झुकती है। डी अविलंब से दूर और तीव्र गति। पानी से भरे गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत हो, इसका कारण क्या है? सी प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो बी 2.42। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? तो 122 का जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा हवा। सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो ए अपवर्तन। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता हुआ धीमा तथा हो जाता है। डी नॉर्मल की ओर झुकता है। प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है झुकता है। सी सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए बढ़ती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय सूर्यास्त में लगभग तक की देरी हो सकती है। बी 2 मिनट की। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा प्रत्यक्ष की छवि दिखे सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना है? तो डी 2 मिनट। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है। बी नॉर्मल से दूर झुकता है। 103 निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? तो डी बर्फ केरोसिन बेंजीन सेंधा नमक। बर्फ का 1.31 केरोसिन 1.44 बेंजीन 1.5 सेंधा नमक 1.54। 131 देखिए निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो सी हवा का। किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? तो बी अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है? तो डी वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में। किस माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है ये अपवर्तन। 135 दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है? सी अपवर्तन। 136 देखिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता। इसे क्या कहा जाता है? इसे मृग मरीचिका कहा जाता है। 136 देखिए 37 हो गया। 38 देखिए जब कोई वस्तु अब लेंस आ गया उत्तल और अवतल। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित आभासी और सीधा होता है। 138 का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए नंबर। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित आभासी और सीधा होता है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीक होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी एक मुख्य अक्ष के समानांतर। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है कहलाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर। इसकी शक्ति की गणना करें तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के फोकस की लंबाई है बड़ा 50 है तो 50/100 कर देंगे हम लोग तो 1/2 मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो अब लेंस की शक्ति डी बराबर होता है 1/f तो ये हो जाएगा 2D। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है। इसकी क्षमता ज्ञात करिए तो ये हो जाएगा 1/f करना है तो 0.4D।
143 देखिए, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो 143 का जो फार्मूला लगेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से आपका 1/v निकलेगा 15 सेंटीमीटर। 144 परावर्ती किरणों की वास्तविक प्रतिच्छेदक पर निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है डी वास्तविक। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है ये धनात्मक। एक लेंस के से होकर गुजरने प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी डी प्रकाशिक केंद्र। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2f1 स्थिति पर रखा जाए तो छवि का आकार क्या होता है ए पूर्ववत। 148 एक लेंस की शक्ति इसकी के व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी के। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई है। फोकल ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सत्य होने की संभावना। डी दोनों अवतल हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 है। इसकी क्षमता शक्ति आवेश की गणना करें। तो P बराबर 1/f कर देंगे आप, आ जाएगा 4D। अवतल लेंस की नाभि लंबाई होती है तो B ऋणात्मक। अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न प्रतीत होती उसे क्या कहते हैं। तो 152 का डी होगा फोकस। 53 जब वस्तु को पर रखा जाता तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा ए फोकस बिंदु पर। लेंस बनाने के में किसका उपयोग नहीं होता ए मिट्टी का नहीं होता, बाकी पानी कांच प्लास्टिक का होता है। एक लेंस जिसकी पावर +2D है की फोकस दूरी होगी तो D 50 सेंटीमीटर। 1/2 कर देंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा तो 50 सेंटीमीटर। एक लेंस में +2D की शक्ति है। लेंस की किस में उसकी फोकल लंबाई क्या होगी। तो 156 का आपका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा डी नंबर। 0.5 मीटर फोकस वाला उत्तल लेंस। ऋण प्रतीकों के साथ लेंस फार्मूला क्या है। 157 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, जहाँ f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। 158 लेंस में नाभिक बिंदु तथा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो सी फोकल लेंथ या नाभि लंबाई। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है ए उत्तल लेंस है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए ए 2f1 पर। अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी ए बिना किसी विचलन के। अब मानव नेत्र 162 नंबर क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ए अपसारी लेंस का। अपसारी लेंस को ही हम लोग अवतल लेंस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, अतः पास की वस्तुएं तो साफ परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष या मायोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो सी अवतल लेंस। यदि किसी वस्तु को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती उसे कौन सा दृष्टि दोष है और इसे कैसे सही है। तो बी दूर दृष्टि दोष है और अवतल लेंस का उपयोग करके सही किया जा सकता है। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को, ये भी वही 165 छाछड़ देखिए। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा लेंस का उपयोग। तो सी उत्तल लेंस। मायोपिया निकट दृष्टि अवतल, प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष, द्विफोकसी और बिंदुकता दृष्टि वैमनस्य में बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष को भी कहा जाता है बी मायोपिया। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो ए मायोपिया।
दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस। दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। 170 ए मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। ये पीला। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख की कहा जाता है। सी समंजन क्षमता। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? सी रेटिना के पीछे। प्रकाश आँख में से प्रवेश करता है। बी कॉर्निया से। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य आँख में जाने प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। 175 देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशीय यंत्र। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं। ए ऊर्जा दक्षता। किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? तो सी माइक्रोस्कोप में। थिएटर में 3D फिल्म देखते हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती हैं जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते। पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? ए साधारण शीशा। किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? तो 79 का डी स्टेथोस्कोप में। बाकी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इंद्रधनुष, डिस्पर्सन ऑफ लाइट या रेनबो। रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो डी लाल रंग का। सूरज की रोशनी को उसके संगठक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो सी प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है? सी या इसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता है। वर्णक्रम में कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो 183 का है बैंगनी और लाल। विबग्योर है। 184 जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है? तो सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? तो सी लाल रंग। श्वेत प्रकाश के निर्माण से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? लाल रंग की। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का कांच के प्रिज्म से होकर तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? तो 20 श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। 188 जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपतित होता है? तो सी लाल रंग। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम द्वारा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सी आइजैक न्यूटन थे। तो 189 हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी एग्ज़ाम हो, जेईई एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी हो या और भी रेलवे के एग्ज़ाम हो, जितने प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे तो वो सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो अच्छा लगे, ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।